स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विज्ञान का वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका एग्जाम दोस्तों 21 फरवरी को है। ठीक है, और आज का ये महा एपिसोड रहने वाला। आज का ये दोस्तों वीडियो को स्किप करने का भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों तरह का क्वेश्चंस को देखेंगे। जिस प्रकार से आपको पता है कि 30 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है और 22 को सब्जेक्टिव। ठीक है, तो सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। 80 नंबर का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, और कल आपका एग्जाम है, तो कल इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में रहेगा, सेम टू सेम। ठीक है, 21 फरवरी प्रश्न पत्र को इसी प्रकार का क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, और कल एग्जाम दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न रहेगा, पूरा अंत तक वीडियो को देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए कि मोटर गाड़ी के हेडलाइट, ठीक है, अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो मोटर गाड़ी है, ठीक है, वाहन जो होता है, ठीक है, उसके आगे में जो हेडलाइट होता है, ठीक है, वो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अग्रदीप में पूछा तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। 2 नंबर दोस्तों पूछा एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, जब दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको क्या करना है, देखिए सूत्र होता है F बराबर होता है 1/P। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका देखिए सबसे पहले 1 का 1 लिख देते हैं, P कितना है 2 डायोप्टर है, तो 2 डायोप्टर लिख दीजिए। ठीक है, तो 1 को 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 0.5। ठीक है, तो इसमें अगर आप 0 भी लगा दीजिएगा लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसी आपका डायोप्टर है, तो यानी कि ये मीटर में रहता है, तो मीटर में इसका आंसर होगा 0.50 मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा, जब प्रकाश किरण हवा में, ठीक है, तिरछी प्रवेश करते तो प्रकाश किधर मुड़ती है। ठीक है, जब देखिए आपको पता है, क्या पता है कि जब प्रकाश का जो किरण है, ठीक है, प्रकाश का किरण हवा से दोस्तों तिरछी प्रवेश करता है, तो ये कौन से प्रकाश किया किस लिए मुड़ता है, यानी कि कहाँ मुड़ता, अविलंब की ओर मुड़ता, विलंब से दूरी, ठीक है, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश से जब आता है, ठीक है, हवा से, तो ये तिरछी प्रवेश करता और ये मुड़ जाता आपका अविलंब की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है, आंख के रंगीन भाग को कहते हैं, आंख के दोस्तों रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर कहता है, जो नेत्र दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उसमें होता है। ठीक है, अगर दूर की वस्तु को साफ साफ कोई नहीं देख सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, यानी कि यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, समझिएगा इसको, ट्रिक समझिएगा कि अगर दूर का किसी को नहीं दिख रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, क्या दोष है, तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को निकट का वस्तु नहीं दिख रहा तो समझिएगा उसको आपका दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर को होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 6 नंबर दोस्तों कहता है, विद्युत धारा का SI मात्रक है, तो आपको पता है कि विद्युत धारा का जो SI मात्रक है एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 7 नंबर, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो एमीटर को आप देखिएगा तो विद्युत पथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर कहता है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्मी ईंधन कौन सा ऊर्जा का स्रोत है, तो जितना भी जीवाश्म ईंधन है आपको पता है ये अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि इसका असीमित नहीं बल्कि सीमित भंडार है। ठीक है, कुछ मायने में ये उपलब्ध है, अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 9 नंबर दोस्तों कहता है, सौर सेल बनाने में, ठीक है, जो उपयोग होता है, तो सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सौर सेल बनाने में हमेशा सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर, ठीक है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है वो है CaCO3। ठीक है, CaCO3 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 11 नंबर दोस्तों प्रश्न कहा है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है, तो शरीर में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उससे क्या बनता है, उससे हमेशा बनता है ग्लूकोज बनता है। ठीक है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर कहता है, काली चूना CaO पर, ठीक है, जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया, ठीक है, होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, तो जब CaO पर, ठीक है, CaO पर जल डालेंगे, ठीक है, काले चूना पर चूना पत्थर पर जल को डालेंगे तो कैसा विक्रिया होगा, तो आप देखो कि चूना पत्थर में, ठीक है, जब जल डाला जाता है चूना में तो वो जो क्या होता है बबकते रहता है, यानी उष्मा छेप या उष्मा निकलता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, खौल जाता है एकदम। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है, इमली में कौन सा अम्ल है, तो इमली में याद रखिएगा हमेशा इमली में जो है टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है,
लैक्टिक आपका क्या हो गया, दही में हो गया, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। 14 नंबर कहता है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए नीला को लाल कौन करता है, तो जाहिर सी बात है नीला को लाल जो है अम्ल करता है, ठीक है। तो नीला को लाल अम्ल करता है, तो यहाँ पर देखिए अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, तो 7 तो होगा नहीं, 11 तो होगा नहीं, 8 तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 2, क्योंकि जो आपका एसिड का जो मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों कहता है जिप्सम का सूत्र है, तो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसका जो सूत्र होता है सी है, ठीक है, SO4.2H2O2 है, 2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है, ठीक है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, Fe, Mg, Cu या फिर Zn, ठीक है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, क्या होगा, तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कॉपर जो है उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों कहता है चाकू से काटे जाने वाले धातु है, ठीक है, तो लिथियम, पोटासियम और सोडियम तीनों को चाकू से काटते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी। आगे दोस्तों 18 नंबर कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, ठीक है, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, आप पढ़े होंगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा तो इसका सामान्य सूत्र होता है CN, ठीक है, H2N कैसे लिखा रहा है सर, CnH2n+2, ठीक है, इसका जो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर दोस्तों कहता है एथिल अल्कोहल का अनुसूत्र, तो एथिल अल्कोहल पूछा, ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का जो अनुसूत्र होता है वो होता है C2H2OH, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, लास्ट में OH है, ठीक है। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने 36 कतारें हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोस्तों टोटल कितना 36 कतारें हैं, ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6 को कतारें, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर दोस्तों कहता है अमाशय की जठर ग्रंथियां क्या स्वावित करती है, ठीक है, जो अमाशय का जठर ग्रंथियां, ठीक है, ग्रंथियां वो क्या स्वावित करती है, तो 21 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जठर रस को, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 22 नंबर कहता है रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, तो प्लेटलेट्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अभी दोस्तों सब्जेक्टिव को देखिएगा, इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव तो है ही है, ठीक है, आप देख रहे हैं जितना प्रश्न बता रहे हैं कल आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए तबियत थोड़ा जो है मेरा डाउन, इसलिए जो है इस प्रकार से बोल रहे हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, आपको एग्जाम तक हम आपको वीडियो दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 23 नंबर दोस्तों कहता है डायलिसिस मशीन द्वारा, ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं हीमोडायबस, ठीक है। चलिए 24 नंबर मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है, मानव मस्तिष्क के कौन सा भाग को सबसे बड़ा मस्तिष्क, सबसे बड़ा ब्रेन कहा जाता है, तो 24 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अग्र मस्तिष्क को, आगे वाला, ठीक है, आगे वाला दिमाग को सबसे बड़ा दिमाग कहा जाता है। चलिए 25 नंबर दोस्तों कहता है मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, ठीक है, तो आपका डिम्बावनी में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोपियन टिप भी कहते हैं, ठीक है। चलिए 26 नंबर दोस्तों कहता है एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो एड्स सबको पता है कौन से वायरस के कारण होता है, तो ये आपका HIV के कारण होता है, ठीक है, HIV का पूर्ण क्या होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। 27 नंबर दोस्तों कहता है मानव की स्त्री में लिंग का जो गुणसूत्र होता है, मानव स्त्री में जो लिंग जो गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, तो दोनों आपका XX होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग जो है, नेक्स्ट आपका जो है 28 नंबर का था मानव में ऑटोसोम की संख्या है, तो ऑटोसोम की संख्या कितना है, तो ये आपका 22 जोड़ा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 29 नंबर दोस्तों का था डेंगू उत्पन्न करने वाले, ठीक है, मच्छर किस तरह, ठीक है, जल में रहते हैं, तो डेंगू जो उत्पन्न करता है वो मच्छर कौन से जल में रहता है, कौन से पानी में, तो बहुत ही देखिए जो डेंगू उत्पन्न करता है, ठीक है, तो डेंगू उत्पन्न करता है गंदा जल में नहीं रहता, वो साफ जल में रहता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 30 नंबर अंतिम प्रश्न है चिपको आंदोलन की मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो वृक्षों के काटने से रोकने का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 30 MCQ प्रश्न को देखें। चलिए सब्जेक्टिव की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, हर एक प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय निम्न में से 6 का जवाब देना है, टोटल 8 को पूछेगा, 6 का जवाब दीजिएगा और 12 नंबर का ये रहता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर का था उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है, उभयधर्मी मतलब क्या होता है, तो ऐसा ऑक्साइड अभिक्रिया, ठीक है, जो क्षार और अम्ल दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जैसे लिखे वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। एगो एग्जांपल दे दीजिएगा ZNO, ठीक है।
फिर से समझिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। तो ऐसा भी क्रिया मतलब कि देखिए जो ऐसे ऑक्साइड धातु जो अम्ल और क्षारक एसिड और बेस दोनों से भी क्रिया करता है, ठीक है, रिएक्शन करके लवण भी बनाता है और जल भी बनाता है, तो इसको हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 32 नंबर कहता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की किन्हीं दो गुण को लिखिए। चुंबक क्षेत्र रेखाएं के दो गुण क्या है, ठीक है, उत्तर में लिखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के दो गुण है, ठीक है, क्या क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव पर चल जाता है, यानी कि यहाँ से निकला उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है, नॉर्थ से निकला तो साउथ में जाके समाप्त हो जाएगा, और ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर दोस्तों कहता है स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो स्वयंपोषी पोषण जो पौधे या जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयंपोषी कहलाते हैं, हरे पौधे जैसे उदाहरण हो गया। विषमपोषी में वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से जो है पूर्ण व आंशिक रूप से, ठीक है, दूसरे जीव पर आश्रित होता विषमपोषी परपोषी कहलाता है। जैसे कि दोस्तों जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको स्वयंपोषी कह देंगे, और जो दूसरों पर आश्रित होता है दूसरा पर डिपेंड होता है उसको हम लोग विषमपोषी कह देंगे, ठीक है। चलिए 34 नंबर दोस्तों कहता है आधुनिक आवर्तसारणी नियम क्या है। तो यहाँ पर लिखिएगा इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्या में आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। देखिए आवर्त सारणी क्या है, तो आवर्त सारणी एक ऐसा नियम है जो तत्व के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म को उनके परमाणु संख्या में आवर्त का फलन करता अलग अलग करता है, ठीक है। 35 में दोस्तों पीत क्या है, ठीक है, तो पीत का क्या कार्य है, ठीक है। तो पीत के कार्य को लिखना है, दो कार्य लिख दिए हैं कि भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है, जो भी अम्ल चीज है उसको क्षारीय बना देगा, ठीक है, कड़वा बना देगा, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है, ठीक है। चलिए जगाता है उसको। 36 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधि को लिखिए। सबसे पहले हाइड्रा है, ठीक है, और राइजोसोपस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हाइड्रा में किस प्रकार से जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है, ठीक है, जो कि अलैंगिक जनन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राइजोपस में बीजाणु गठन है जो कि अलैंगिक जनन के कारण होता है, ठीक है। चलिए हम वाहन में उत्तल दर्पण को पार्श्व दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो लिखना हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पास यानी कि पीछे रूप का जो दृष्टि को देखने के लिए वरीयता देते हैं, क्योंकि जो ये सदैव सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये वस्तु का काफी छोटा प्रतिबिंब बनाता है जिसके कारण इनके क्षेत्र बहुत अधिक होती है, ठीक है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बड़े बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ हुआ। जैसे कि हम आपको क्वेश्चंस पूछे थे कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, अग्रदीप में तो अवतल दर्पण का होता है। तो साइड मिरर में दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, इसलिए होता है जैसे ये बस है तो बस के यहाँ पर जो साइड मिरर होता है, ठीक है, ये पीछे के चीज को देखने के लिए करता है, यानी कि कैसे आ रहा है, गाड़ी आ रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक है। फिर उसका बाद ये आराम से चलेगा, स्पीड में चलेगा, धीरे आएगा, मोड़ काटेगा तो अपना शीशा में देखता पीछे कि कोई कार उड़ तो नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए इसका दर्पण का प्रयोग करते हैं। 38 नंबर दोस्तों कहता है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे। तो विस्थापन अभिक्रिया उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जहां एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक के विलयन में, ठीक है, विलयन से क्या होता है तो विस्थापन कर खुद उसका स्थान ले लेता है। उदाहरण के लिए Zn+Cu ठीक है, ये क्या है ZnSO4+Cu। मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जब दो वस्तु आपस में अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो एक को लात मार के हटा करके उसका जो है उसमें जुड़ जाता है। जैसे कि आप देखिए कि Zn अलग था और CuSO4 एक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है Zn जो है ये आपका Cu, ठीक है, सॉरी Zn जो है आपका SO4 के साथ मिल गया तो यहाँ पर बना लिया ZnSO4 और Cu को अलग कर दिया तो यहाँ पर Cu अलग हो गया। तो इस प्रकार का अभिक्रिया को जो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न में दोस्तों हम लोग इंटर कर चुके हैं, 6 का उत्तर देना, टोटल 8 को पूछेगा, ठीक है। सबसे पहले 39 नंबर दोस्तों का था आश्रित जल तथा विद्युत का आश्रित जल, ठीक है, विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा बल होता है। तो आश्रित बल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि यह एक ससंयोजी यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता, इस पर आयन नहीं होता, ना माइनस का ना प्लस का, ठीक है। आयन की अनुपस्थिति ही आपका जो है आश्रित जल का विद्युत को चालक बना देता है। वर्षा जल में दोस्तों अनेक अम्लीय गैस होते हैं जैसे कि CO2 SO2 अशुद्धक के रूप में घोली होती है। इन गैसों को जो घोल पानी के आयनित कर देते हैं। और जैसे कि वर्षा जो जल होता है वो नमकीन होता है, आप देखेंगे, ठीक है, तो नमकीन होता है यानी कि जो खट्टा टाइप का रहता है उसमें बहुत सारा गैस जो है आपका रहता है, ठीक है, तो गैस रहने के कारण वो क्या करता है विद्युत का उस सुचालक माना जाता है, ठीक है। चलिए करंट फॉलो कर देता है। आगे दोस्तों 40 नंबर हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे अमाशय में अम्ल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
पहला लिखिएगा है कि हमारे जो है अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है। अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जठरांश में पाए जाने वाले एंजाइम उसे पचा सके। ठीक है, भोजन के साथ बहुत से रोगाणु भी आते हैं जो अम्ल से प्रभाव से मर जाते हैं। ठीक है, अम्ल क्योंकि एक बहुत ही जहरीली चीज होता है। ठीक है, चलिए 41 नंबर दोस्तों कहता है प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने मतलब इसका देखिए सबसे पहले जो शॉर्ट आंसर में हम लोग इसको समझे तो प्रतिवर्ती क्रिया एक ऐसी क्रिया जैसे कि अगर आपको ठीक है करंट लगता है तो आप जल्दी से उसको हटा लेते हैं, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। करंट लगा आप हटा दिए, करंट लगा आप हटा दिए। ठीक है, उसका बाद जैसे कि अगर आप कहीं पर आग जल रहा है, ठीक है, अगर वहां पर आपका गलती से भी हाथ टच हो गया तो उसको तुरंत से हटाइए, तो उसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और टहलने, टहलने का मतलब समझते क्या होता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पर ए व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ पर आपका दो व्यक्ति है, माने बी व्यक्ति है, इस दोनों में आपस में लड़ाई हो रहा है। ठीक है, ए व्यक्ति शक्तिशाली है बी व्यक्ति से, तो ए व्यक्ति इसको एक चाटा मार देगा तो बी व्यक्ति सोचेगा कि हम इसको मारे कि ना मारे। ठीक है, इसको हम लोग टहलने की क्रिया कहते हैं, कि टहला देता है। ठीक है बात को। तो प्रतिवर्ती क्रिया मैरोज द्वारा नियंत्रित होता है, इसे हम अपनी सोच द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जैसी करंट लगा तो तुरंत हटा देंगे, सोचने का शक्ति ये नहीं हमको मिल पाएगा। ठीक है, आग में हमको टच होगा हाथ तो तुरंत हटा देंगे। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं। जबकि टहलने की क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है, हम इसे सोच द्वारा नियंत्रित करते हैं। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क क्रिया में हो गया, उसको हम लोग टहलने की क्रिया कहेंगे कि कैसे लिखे नहीं लिखे। ठीक है, चलिए 42 नंबर से था परितंत्र क्या है। ठीक है, इसके प्रमुख घटक के नाम तथा उदाहरण बताएं। चलिए परितंत्र क्या है, तो वातावरण में उपस्थित अनेक जीव जंतु तथा पेड़ पौधे या अजैविक घटकों के जुड़ाव को परितंत्र कहते हैं। इसके दो घटक जैविक और अजैविक है, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे आदि, नदी, तालाब इत्यादि। ठीक है, 43 नंबर दोस्तों का था निकट दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष, जैसे कि हम लोग आपको बताएं, निकट दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु को आप साफ साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज लिखे कि निकट दृष्टि दोष ऐसा है जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती है। ठीक है, इसके निवारण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, निकट है तो अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, दूर दृष्टि है तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। 44 नंबर दोस्तों कहता है उष्माक्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर बताएं। ठीक है, उत्तर में लिखना उष्माक्षेपी जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादित तथा उष्मा भी निकलती है। देखिए नाम से पता चलता है उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी मतलब ये उष्मा निकालेगा। ठीक है, और उष्मा शोषी मतलब ये उष्मा का शोषण करेगा, तो ये दोनों का अभिक्रिया को उष्माक्षेपी उष्मा शोषी कहते हैं। मतलब जो बात से समझ जाए दोस्तों वही उत्तर को लिख के आएगा तो दिक्कत नहीं होता। ठीक है, जैसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है उष्मा शोषी क्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है। कितना आराम से लिखा है। ठीक है, चलिए 45 नंबर समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय यौगिक में ऐसा श्रेणी को कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका जिनका सामान्य सूत्र तो निरूपित होता है, लेकिन ऐसे सामान्य सूत्र में प्राय केवल एक ही प्रचल पैरामीटर होता है। जैसे उदाहरण के लिए अल्केन का सामान्य सूत्र जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि यौगिक है, तो इसका सामान्य सूत्र आपका CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। दोस्तों अभी तक हम लोग 45 प्रश्न को देखें, एक से लेकर 45 तक का, और आपका 46 से लेकर आपका 52 तक का जो है अभी तुरंत आने वाला, उसको देख लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और अगर दोस्तों आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो चल जाइए झारखबर 24 वेबसाइट पे, वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, गूगल पे सर्च कीजिएगा झारखबर 24 वेबसाइट, ठीक है, वहाँ पर आप चल जाइएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।